नमस्कार, मैं सोनिया सिंह और स्वागत है बीट द कंपटीशन पे। तो हर बार की तरह आपके लिए वीडियो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट तो है ही। आज इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे एक नई चीज़ जानने की, और वो नई चीज़ इसलिए है क्योंकि स्टूडेंट्स को लगता है कि एक्सपेरिएंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागॉजी और जो आपका स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस है ये कुछ अलग ही टॉपिक है। लेकिन मैं बता दूं कि कंप्लीट जो आपका टॉपिक है ये आपके टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट से जुड़ा हुआ है, बशर्ते आपको जो आपके एक्सपेरिएंशियल एक्टिविटीज़ हैं और केस स्टडी बेस्ड जो पेडागॉगी क्वेश्चंस हैं थोड़ा सा उसका अप्रोच अलग तरीके से समझना है, ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस गलत ना हो। तो हम इसको डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। पहले मैं बताऊंगी कि ये होता क्या है, कैसे डिफरेंशिएट करता है, एक्सपेरिएंशियल एक्टिविटी के क्या क्या यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स है, नीड है, एम है, और किस तरीके से केस स्टडी से बिल्कुल अलग है। ताकि अगर आपसे ये मिक्स करके सवाल पूछा जाता है केस स्टडी और एक्सपेरिएंशियल एक्टिविटी दोनों साथ में, तो आप सवाल के अप्रोच को, उसकी दिशा को सही तरीके से पहचान करके सही जवाब दे पाएँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। यकीन मानिए काफ़ी आसान है, बस टॉपिक थोड़ा सा आपको अलग कर दिया गया तो आपको लगता है कि शायद कुछ नई ही चीज़ इस बार सिलेबस में ऐड कर दी गई है, पर ऐसा कुछ नई चीज़ें यहाँ पर ऐड नहीं हुई है। साथ में बेहतर सुविधा के लिए आप वीडियो को 1.5x पे करके देख सकते हैं, ताकि आपके समय की भी बचत हो और साथ में यहाँ पर आप इस वीडियो का जो है बेहतर लाभ उठा पाएँ। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे और हर बार की तरह आखिर में क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, और हालांकि इसके ऊपर मैं अलग से क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज भी लॉन्च करूंगी, और आपको मुझे कमेंट करके उस क्वेश्चन का जवाब भी देना है। और वेल एप्रिसिएशन सभी बच्चों को है जो कि हमेशा कमेंट बॉक्स में जवाब देने का कष्ट करते हैं। सच में समय की जो कमी है सबके पास है, लेकिन थोड़ा सा भी समय अगर आप अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए लगा रहे हैं तो सच में बहुत बड़ी बात है। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसकी जो PDF है वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और बाकी फर्दर तैयारी के लिए भी आप हमारे चैनल बीट द कंपटीशन के साथ ज़रूर जुड़े। सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को और जानेंगे कि आज क्या कुछ खास नया सीखने वाले हैं आप हमारे साथ। तो एक्सपेरिएंशियल एक्टिविटी यानी कि एक्सपेरिमेंटल, समझ जाइए अब इस चीज़ को। एक्सपेरिएंशियल है मतलब एक्सपेरिमेंट्स की बात की जा रही है, जहां पर आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। और बेस्ड किसके ऊपर है? पेडागॉजी के ऊपर, जो शिक्षा शास्त्र है आपका। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है? जो कोई केस आपके सामने दे दिया और उसके ऊपर आधारित आपके सवाल होते हैं। अब एक्सपेरिएंशियल एक्टिविटी क्या होता है? एक्सपेरिमेंट्स, जैसे मान लीजिए साइंस में जब कभी आप किसी चीज़ को एक्सपेरिमेंट करते हैं, या क्लास 10 तक अगर आपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, अगर आपने कभी लैब देखी होगी जा करके, या अगर हम शुद्ध भाषा में समझने की कोशिश करें, तो जब किसी चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो दो ही उसका जवाब निकल के आता है। या तो उस क्वेश्चन का जवाब हाँ में होगा या तो ना में होगा, यानी कि या तो आप उस एक्सपेरिमेंट में पास होंगे या तो आप उस एक्सपेरिमेंट में फेल होंगे, राइट। लेकिन दूसरी तरफ जब आप केस स्टडी को देखते हैं तो केस स्टडी में हमेशा समझ करके हम उसके बीच का रास्ता निकालते हैं। अब ये दोनों चीज़ें, एक्सपेरिएंशियल एक्टिविटी और साथ में केस स्टडी, लागू होती हैं बच्चे के ऊपर। यानी कि कुल मिलाकर के आपको समझना क्या है कि केस स्टडी में भी और एक्सपेरिमेंटल जो आपकी एक्टिविटी बेस्ड यहाँ पर एक्टिविटी है, उसमें सेंटर में कौन है? बच्चा रहेगा, और उसके पीछे कौन काम करता है? उसका टीचर काम करता है। यानी ये चेक करना एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज़ में कि हमेशा से हम ये कर पाएँ कि बच्चे को कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है तो हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। जैसे टेस्ट ले लिया, क्विज ले लिया, आपको ये बता दिया कि भाई आप यहाँ पर लैग कर रहे हैं, आपका ये फॉर्मूला सही नहीं था इसलिए आप यहाँ पर फेल हो गए, आपने ये अप्रोच नहीं चुनी इसलिए आप फेल हो गए। दूसरी तरफ आता है आपका केस स्टडी, कि बच्चा अगर हमारा सही परफॉर्म नहीं कर पा रहा, या बच्चा हमारा ओवर एक्टिव है, या फिर उसको किसी मानसिक, शारीरिक या इमोशनल दिक्कत आ रही है, तो उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, कहीं उसके घर में रोज लड़ाई झगड़े तो नहीं होते हैं, वो किस सोसाइटी से आता है, किस कम्युनिटी से आता है, ये मैटर करते हैं आपकी केस स्टडी। तो उस केस स्टडी को, बच्चे के माहौल को, बच्चे की सोसाइटी को समझ करके आप उसके बीच का रास्ता ढूंढते हैं, और आप ये चेक कर पाते हैं कि जिस चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे हैं कि उसके ऊपर काम करके, उस एम के ऊपर फोकस करके, उसके ऊपर एक्शन करके, उसको एनालिसिस करके, उसके ऊपर नए नियमों को लागू करके और उसको असेस करके, उसके ऊपर अलग अलग रूल्स इम्प्लीमेंट करके हम सही रास्ते पर पहुंच पाएँ, जो मैंने समझाया आपको शॉर्ट में। अब हम पढ़ेंगे कि भाई ये है क्या। अब हम थोड़ा सा डिटेल में चीज़ों को जानेंगे। देखिए, एक्सपेरिएंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागॉजी जो होती है और केस स्टडी जो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, आई होप कि आपको फ़र्क समझ में आ गया होगा। ये जो दोनों अप्रोचेस होते हैं ये हमारे शिक्षा के ऊपर, बच्चे के ऊपर लागू होते हैं। और क्यों लागू होते हैं?
ताकि हम क्या कर पाएँ, एनहांस कर पाएँ किसको, लर्निंग आउटकम्स को। मैंने आपको वही कहा कि अगर एक्सपीरियंस की हम बात करें, मान लो आपने पूरे 6 महीने बच्चे को खूब यहाँ पर 4 का टेबल 2 का टेबल पढ़ाया, लेकिन पेपर होते होते जब पेपर हुआ और आपको इस चीज़ की जानकारी हुई कि बच्चा 2 का टेबल तो लिख ही नहीं पाया, है ना, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आप एक्सपेरिमेंट्स करेंगे कि क्या दिक्कत थी, क्या बच्चा यहाँ पर मल्टीप्लाई ठीक से नहीं कर पाया, क्या यहाँ पर बच्चा प्लस ठीक से नहीं कर पाया, बच्चे की मेमोरी सडनली अगर लॉस हुई है तो क्यों लॉस हुई है, क्या कारण यहाँ पर हो सकते हैं। और साथ में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, प्रैक्टिकल, यानी साइंस क्या, इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल थिंग्स, है ना, यानी आप किसी चीज के ऊपर पहुंचने की कोशिश करते हैं, उसका जो आउटकम रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि आउटकम या रिजल्ट के ऊपर पहुंचते हुए आप 1-2 बार उस एक्सपेरिमेंट में फेल भी हों, लेकिन अल्टीमेटली आपका यहाँ पर क्या दृढ़ संकल्प होता है कि हम तब तक एक्सपेरिमेंट्स करेंगे जब तक कि हम उसमें पास ना हो जाएं। और अच्छी बात क्या है कि जितने भी एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं आपके किससे जुड़े होते हैं, रियल वर्ल्ड से जुड़े होते हैं। साइंस क्योंकि रियलिटी की बात करता है, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स की बात करता है ना, तो हमने उसको कहाँ से जोड़ा, एक्सपेरिमेंशियल एक्टिविटीज बेस्ड पेडागोगी के साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है कि बच्चे के ऊपर रियल वर्ल्ड के साथ जोड़ करके अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा करके, बच्चे की प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ा करके हम उसकी जो ज्ञान है उसको हम बढ़ा पाएं, प्रैक्टिकल स्किल्स के बारे में हम बात कर पाएं, और लर्निंग आउटकम्स जब निकल के आते हैं तो हम उसको चेक कर पाएं कि इससे पहले कहाँ कहाँ समस्या आ रही थी। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही काम करता है केस स्टडी आपका। हालांकि केस स्टडी में एक ये बात होती है कि आप एक बार में अपने प्राथमिक उत्तर के ऊपर, यानी कि जो आपका प्राइमरी आंसर निकल के आता है उसके ऊपर आप नहीं पहुंच पाते, आपको समय लग सकता है, लेकिन इस चीज की इंश्योरिटी रहती है कि आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम पहले बात करेंगे एक्सपेरिएंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोगी होती क्या, मैंने एक एक करके ब्रीफ किया है यहाँ पर, तो आप देख पा रहे होंगे हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल है यहाँ पर। तो हम बात करेंगे एक्सपेरिएंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोगी है क्या। तो एक्सपेरिएंशियल मतलब एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, हम क्या कहते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। कैसे आएगा, जब बच्चा किसी काम को करके सीखेगा। हम कहते हैं हम प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर को बढ़ाना है, यानी किसी समस्या के समाधान को क्या करना है, उसके अंदर डेवलप करना है कि प्रॉब्लम आ रही है तो उसको बार बार सॉल्व करे वो। तो क्या है एक्सपेरिएंशियल लर्निंग, क्या है यहाँ पर, एजुकेशनल अप्रोच दैट फोकस ऑन द हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस, यानी अपने किसी काम को हाथ से करके देखना, जैसे प्रोजेक्ट मेथड है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है। यहाँ पर मैंने आपको कोई काम दे दिया कि बच्चे इसको पढ़ करके आइए, तो जब तक आप अपने हाथ से किताब उठाएंगे नहीं, पन्ने को बदलेंगे नहीं, तब तक आप कैसे समझ में पाएंगे कि एक्सपेरिमेंट्स या केस स्टडी का मतलब होता क्या है। ठीक है, साथ में एक्टिव पार्टिसिपेशन, जितनी बार आप मान लो मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उतनी देर आपका माइंड क्या है, एक्टिव है। अगर किसी चीज के ऊपर आप सवाल लगा रहे हैं, अगर आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करें तो इसका मतलब क्या है कि आपका दिमाग कितना एक्टिव है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर है कि भाई हमें ट्रेडिशनल क्लासरूम के लेक्चर से बाहर निकलना है। तो लेक्चर क्या होता है, वन वे मेथड, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ ये वन वे लेक्चर है। ठीक है, तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल होता है, जैसे गुरुकुल्स में होता था, शिष्य गुरु के पास जाता है और गुरु उसको जो है गुरुकुल में बैठ के ज्ञान देता है, बच्चा सुनता है, रिकॉल करता है, कुछ उसको याद रहता है, कुछ उसको भूल जाता है। लेकिन आज का जो समय है वो ट्रेडिशनल नहीं है, ये आज का समय जो मॉडर्न है, जहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं स्टूडेंट को ऐसे माहौल देना, ऐसी अपॉर्चुनिटीज देना, इस तरीके से इंगेज करना डायरेक्टली किसी काम में कि उसका जो सब्जेक्ट में सुधार है वो लगातार होता रहे, है ना। जहाँ पर आजकल हम ऑडियो विजुअल एड्स की बात करते हैं, हम स्मार्ट बोर्ड एक्टिविटी की बात करते हैं, हम बच्चे को जो है ग्राउंड में लेकर के जाते हैं, हम बच्चे को पेड़ दिखाते हैं, पौधे दिखाते हैं, जू दिखाते हैं, ये सारी चीज़ें। तो दिस कैन इन्वॉल्व क्या कर सकता है, वेरियस एक्टिविटीज सच एज एक्सपेरिमेंटल्स, है ना, और साथ में जो यहाँ पर सिमुलेशंस हैं, ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते हैं, फील्ड ट्रिप मैंने बताई दी। ठीक है, रोल प्लेइंग किसी चीज़ के को जब नाटक प्रदर्शन में आप करते हैं, है ना, कोई बच्चा भगत सिंह बन रहा है, कोई बच्चा गांधी जी बन रहा है, तो इंटरेक्टिव डिस्कशंस होते हैं। मान लो कोई बच्चा अगर यहाँ पर भगत सिंह का रोल प्ले कर रहा है तो बेशक हो सकता है कि वो भगत सिंह के रोल प्लेइंग नेचर के बारे में बहुत कुछ ना जान पाए, लेकिन इतना जरूर जान पाएगा कि भगत सिंह क्रांतिकारी व्यक्ति थे और उन्होंने देशभक्ति के लिए अपनी जान दे दी। ठीक है, द की एलिमेंट्स ऑफ एक्सपेरिएंशियल लर्निंग इंक्लूड क्या क्या करता है, आगे हम पढ़ेंगे अलग अलग पॉइंट्स में, तो जानते हैं। आई होप कि एक्सपेरिएंशियल एक्टिविटी का मतलब समझ में आ गया होगा, यानी एक्सपेरिमेंट्स, रियलिटी, अपने जो है आसपास की चीज़ों से जोड़ना, किसी काम को करके देखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हिंदी में भी है, हिंदी में भी आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इस चीज़ को पढ़ पाएंगे जो कि मैंने अभी भी आपको बताया है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका यहाँ पर कंक्रीट एक्सपीरियंसेस को पढ़ लेते हैं। कंक्रीट क्या है, पक्का करना किसी चीज को, किसके साथ, रियल वर्ल्ड के साथ, जो कनेक्ट करता है आपकी थ्योरी विद प्रैक्टिस को। जैसे मान लो
मैंने आपको ये बताया क्लासरूम में कि देखो बेटा ये ट्री है, ये जो ट्री है पत्ते के कलर क्या है, ग्रीन है, ब्रांचेस के कलर क्या है, ब्राउन है। आपने एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, तीसरी बार जब बच्चा यहाँ पर ट्री को पेंट कर रहा है तो ग्रीन की जगह यहाँ पर ब्लू कलर भर रहा है। तो हम जब तक बच्चे को कंक्रीट एक्सपीरियंसेस नहीं करवाएंगे, हम उसको एक्स्ट्रा इमेजेस नहीं दिखाएंगे, बाहर गार्डन में उसको जो है गमले नहीं दिखाएंगे, पेड़ पौधे नहीं दिखाएंगे, तब तक बच्चे की जो नॉलेज वो पक्की नहीं हो पाएगी। राइट। दूसरा यहाँ पर एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, यानी एक्टिव रहना, स्टूडेंट्स को क्या करना है, मैनिपुलेट करना है, कैसे इंटरेक्ट तरीके से रिफ्लेक्ट करना है कहाँ एक्सपीरियंसेस को लेकर के। यानी अगर आपको एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं तो बच्चे का दिमाग उस वक्त एक्टिव रहना चाहिए, उसको तब तक आपको मैनिपुलेट करके रखना है जब तक कि बच्चा यहाँ पर अपनी चीज़ों को धीरे धीरे करने की जो सीमा है उसको क्रॉस न कर जाए, जब तक कि उसको ये ना लगे कि अरे ये तो बड़ा मुश्किल काम है, अब कौन गार्डन में जाकर पेड़ों को देखे। राइट। मैं आगे हिंदी में बता दे तो 2 पॉइंट मैंने इंग्लिश में डिस्कस किए हैं आपके साथ। सार संकल्प का मतलब क्या होता है, संकल्पना मतलब छात्र अपने अनुभवों का विश्लेषण करता है। ठीक है, अनुभव क्या, एक्सपीरियंसेस को चेक करता है, उनके अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है, उनको चेक कर पाता है और अवधारणों से जोड़ता है। मैंने क्या कहा कि अगर बच्चा पेड़ पेंट कर रहा है अपने ड्राइंग बुक में और ग्रीन की जगह अगर वो ब्लू कलर भर रहा है या फिर यहाँ पर ब्लैक कलर भर रहा है तो जाहिर सी बात है कि बच्चे की जो इमेजिनेशन पावर है उसमें कहीं ना कहीं कमी है। तो एक्सपेरिएंशियल एक्टिविटी क्या रोल अदा करेगी, जब तक आप बच्चे को हमारा क्या यहाँ पर बेस एक्सपेरिएंशियल एक्टिविटी का किसी काम को करके सीखना, रियल वर्ल्ड के साथ इंट्रोड्यूस करना, बच्चे को जोड़ना। तो जब तक आप बच्चे को असली में पेड़ नहीं दिखाएंगे कि भाई देखो ये पेड़ है, देखो जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जितने भी पेड़ हैं उनके सारे के सारे पत्तों के रंग क्या है, यहाँ पर हरे ही होंगे, है ना। कभी देखा है कि किसी पत्ते का रंग काला हो, हालांकि जो है भाई देखिए चीजें तो सब जगह अलग अलग होती हैं। चिंतनशील अवलोकन, यानी कि किसी चीज को लेकर के छात्र परिणामों और नीतिहार्थों पर विचार करके अपने अनुभवों का मूल्यांकन और सीखने में अपनी जो डिजायर है उसको जो है इंडल्ज करे। ठीक है, चिंतनशील अवलोकन की हम बात करें, रिफ्लेक्ट करें नॉलेज को, कैसे कर पाएगा वो, इवेल्युएट करें। हमने क्या कहा कि बच्चा ड्राइंग कर रहा है तो ड्राइंग में ग्रीन की जगह ब्लैक कलर भर रहा है पत्तों में। ठीक है, लेकिन जब आपने बच्चे को रियल वर्ल्ड के साथ जोड़ दिया, आपने गमले दिखाए, पेड़ पौधे दिखाए और आपने बताया कि पत्तों का रंग हरा होना यूनिवर्सल ट्रूथ है, आप उसको नहीं बदल सकते, तो बच्चे का क्या होगा, बच्चे ने अपने एक्सपीरियंस के साथ उसको जोड़ लिया, आउटकम को क्या है अचीव कर लिया। अगली बार जब बच्चा पेपर में ड्राइंग को भरेगा ग्रीन कलर में, सॉरी पत्तों के कलर में, तो ग्रीन कलर ही भरेगा। वो डार्क ग्रीन या फिर लाइट ग्रीन हो सकता है, लेकिन वो ब्लू कलर या फिर रेड कलर वहां पर नहीं होगा। आई होप कि पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर है, ये मैंने आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दिया है। एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागॉगी है क्या, एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागॉगी क्या करती है, क्या इसका रोल है, क्या एम है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो जो आपके अनुभव हैं, ये एक्टिविटी बेस्ड पेडागॉगी आपको इनकरेज करती है, किसके लिए, ऑनरशिप लर्निंग के लिए, ताकि आप क्या कर पाएं, अप्लाई कर पाएं नॉलेज को, क्या कर पाएं, प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट में जाकर के चीज़ों को ढूंढ पाएं और डेवलप क्या कर पाएं अपने स्किल को, और वैल्यूएबल बियॉन्ड द क्लासरूम्स। मतलब हमने कहा कि एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी है क्या, जहां पर आप किसी काम को लर्निंग बाय डूइंग के हिसाब से सीखते हैं, किसी काम को करके सीखते हैं। दूसरा हमने कहा कि ये जो एक्सपेरिएंशियल एक्टिविटी है आपको रियल वर्ल्ड के साथ इंट्रोड्यूस करती है, जैसे कि मैंने कहा कि भाई पत्तों का कलर ग्रीन होता है और यूनिवर्सल ट्रूथ है, 2 + 2 = 4 होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। माउस का काम क्या होता है, जब सिस्टम के साथ वो जुड़ता है तो आपको प्रोसेसिंग करता है सिस्टम को, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, फोन से हमेशा बात ही होती है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो अल्टीमेटली क्या है, जब आप किसी बच्चे को, हमने कहा कि उसकी पेडागॉगी के साथ ऑनरशिप ऑफ देयर लर्निंग, मतलब क्या है, स्वामित्व लेने की बात करता है ना, कि पक्की कर ली उसने नॉलेज को, है ना, उसने जान लिया पहली बार कि भाई पत्तों का रंग हरा ही होता है, ब्लू या काला यहाँ पर नहीं होगा, और अप्लाई कर दिया नॉलेज को। अगली बार जो पेपर में बैठ कर ड्राइंग बनाएगा या टेबल लिखेगा तो 2 + 2 = 4 ही करेगा, 2 × 2 = 4 ही करेगा। तो इससे क्या होगा कि डेवलपमेंट कर पाएगा स्किल्स को लेकर के, यानी कि कल को अगर बच्चा केले का भी पेड़ बनाएगा या पीपल का भी पेड़ बनाएगा तो पत्तों का रंग हरा ही रखेगा, तो क्या हो गया, स्किल डेवलप हो गई। बच्चा जब यहाँ पर ये जान गया कि 2 × 2 = 4 होता है, तो 4 × 4 तो 16 भी हो सकता है, तो यहाँ पर 16 का टेबल भी वो लिख सकता है।
ठीक है। और वैल्यूएबल बियॉन्ड द क्लासरूम की बात हम क्यों कर रहे हैं, ताकि आप अपनी कक्षा के बाहर चार दीवारी से निकल करके बच्चे को रियल वर्ल्ड के साथ क्या कर पाएं, इंट्रोड्यूस कर पाएं, जोड़ पाएं और बता पाएं कि जो तुम क्लास में पढ़ रहे हो, किताब में पढ़ रहे हो, बिल्कुल बाहरी दुनिया में बिल्कुल वैसी ही नजर आती है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे केस स्टडी को लेकर के। आई होप कि मैंने एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी के बारे में बता दिया। केस स्टडी पे चलने से पहले मैं दोबारा से बता दूं आपको, एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी का मतलब होता है लर्निंग बाय डूइंग, स्किल को डेवलप करना, किसी काम को करके देखना, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स को अपने अंदर डेवलप करना, राइट एंड रॉन्ग के ऊपर पहुंचना। ठीक है, यानी हर चीज़ को रियल वर्ल्ड के साथ जोड़ना, एक्सपीरियंस करना, किसी चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके किसी चीज़ को सीखना, अपने अनुभवों में इसको जोड़ना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, जैसे आपको नाम से क्लियर होगा, किसी केस के ऊपर स्टडी करना। मान लेते कि कोई आपकी क्लास का बच्चा है, वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, उसने 2 से 3 महीने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, अचानक से चौथे महीने में बच्चे का जो परफॉर्मेंस है वो 10 में से 4 पे आकर रुक गया, यानी कि टेस्ट में वो 10 से 4 से ज़्यादा नंबर वो ले नहीं पा रहा। आपने एक बार सोचा, 2 बार सोचा, तीसरी बार डांटा भी, चौथी बार प्यार से समझाया, 5वीं बार आपने सोचा कि दिक्कत कहाँ आ रही है, तो आप उसके तह तक पहुंचेंगे। सबसे पहले आप उसके पेयर ग्रुप से चेक करेंगे, अब उसके जो आसपास के जो बच्चे हैं उनको आप चेक करेंगे कि उसका सोशल ग्रुप कैसा है, कहीं उसका इमोशनल वीकनेस तो नहीं है, कहीं घर में लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता है, कहीं वो किसी गलत कंपनी में तो नहीं पड़ गया है, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया है कि उसका पढ़ाई लिखाई करने से मन हट गया है, कहीं उसका जो इंटेंशन है कुछ और तो नहीं है। ठीक है, उसको ऐसा तो नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहीं उसको कोई मानसिक बीमारी तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आप चेक करेंगे। तो हम क्या कह, जो भी जितने भी स्टेटमेंट्स का मैंने नाम लिया, तो मैंने क्या कहा कि ऐसा हो सकता है, ऐसा है नहीं, ऐसा हो सकता है। क्योंकि जब आप केस स्टडीज को सॉल्व करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप हाइपोथेसिस बनाएंगे। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, किसी मनगढ़ंत घटना को का निर्माण करना स्वयं से। जैसे अगर मैं बहुत आपसे कैजुअल उदाहरण की बात करूं, बहुत कॉमन, तो मान लेते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ है, मान लो आपके सामने एक गिलास दूध रखा है और आप उसको 4 घंटे बाद पी रहे हैं। ठीक है, अल्टीमेटली 4 घंटे बाद दूध जो है वो खराब हो गया, वो फट गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली अब आपको क्या लगेगा, अरे अगर मैं 4 घंटे पहले पी लेता तो शायद दूध नहीं फटता। या फिर मैं हाइपोथेसिस की बात करूं, जो यहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है, या फिर आप ये सोच सकते हैं कि लगता है आज गर्मी 40 डिग्री टेम्परेचर है, दूध कोई भी चीज़ फट सकती है भाई, ये तो फिर भी दूध है। या फिर आप ये सोच सकते हैं कि अरे ग्लास ही साफ नहीं होगा, तभी हो सकता है दूध फटा हो, दूध वाले ने दूध अच्छा नहीं दिया होगा तो हो सकता है दूध फट गया हो। तो आपने क्या कहा, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशंस आपने क्रिएट की अपने आप से, है ना, किसको सेंटर में रख के, दूध और ग्लास को, और उसके आसपास जितनी भी सिचुएशंस आपकी बन सकती हैं। राइट, तो यहीं पर बिल्कुल जैसे ही आप दूध या ग्लास की जगह अगर आप किसी बच्चे को रख देंगे तो उसके आसपास जितनी भी सिचुएशंस क्रिएट होंगी उसको आप चेक करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी संभावनाएं ऐसी डेवलप हो सकती हैं कि बच्चे की परफॉर्मेंस 4 महीने पहले तो बहुत अच्छी थी, लेकिन सडनली 4 महीने बाद ऐसा क्या हो गया कि बच्चे की परफॉर्मेंस सडनली क्या हो गई, रुक गई, गिर गई या खराब हो गई। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम बढ़ते हैं कि इसमें लिखा क्या है। केस स्टडीज आर इन डेप्थ एनालिसिस, आप तह में जाकर के चेक करते हैं कि क्या क्या दिक्कत हो सकती है। बच्चा अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो क्या उसको चीज़ आ नहीं रही है, समझ में नहीं आ रहा, मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा, प्लस नहीं कर पा रहा, या किससे रिलेट कर पाते हैं, इंडस्ट्री फील्ड या प्रॉब्लम के साथ रिलेटेड होती है। हम क्यों कह रहे हैं इंडस्ट्री फील्ड और प्रॉब्लम के साथ रिलेटेड होती है, इंडस्ट्री मतलब मान लो कोई भी सामान है, हम केस स्टडीज करते हैं, है ना। मान लो कि आजकल टीवी चैनल्स के ऊपर या फिर आजकल मोबाइल फ़ोन पे जब कभी आप कोई वीडियो देखते हैं तो पहले वीडियो आती है, फिर बीच में कई बार ऐड आती है, फिर आप स्किप करने का ऑप्शन भी आता है ना। तो वहाँ पर ये कहीं ना कहीं वो जो एडवर्टीजमेंट आपको दिखाई जाती है वो एक केस स्टडी का ही हिस्सा होती है। क्यों होती है, ताकि और कभी भी आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कीजिएगा कि जिस भी वीडियो को आप देख रहे हैं या जो वीडियो भी प्रोसेसिंग में है उसी से जुड़ी हुई वीडियोस आपको तकरीबन दिखाई जाती हैं 90% केसेस में। अब वहाँ पर ये चेक किया जाता है कि बच्चा जिस वीडियो को देख रहा है उसके बीच में जो ऐड आ रही है उसको कितने लोग देख रहे हैं। अगर आप उसको स्किप नहीं कर रहे तो केस स्टडी होती है कि हमारे कुल मिलाकर के लोगों ने इतनी एडवर्टीजमेंट्स को देखा है। कभी भी आप देखिएगा कि किसी न किसी एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर अगर आप उसको स्किप नहीं करते हैं, कोई गाना है, कोई एडवर्टीजमेंट है, कोई जो है साबुन, तेल या किसी भी चीज़ का प्रचार आप समझ लीजिए, नीचे एक जो है व्यूज़ दिए होते हैं, ठीक है, जो कि ये बताते हैं कि इतने लोग अब तक इस एडवर्टीजमेंट को देख चुके हैं। राइट, तो वो क्या है, केस स्टडी कि कितने लोग आपकी एडवर्टीजमेंट्स को पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रीज़ के साथ, आप इंडस्ट्री कोई भी हो सकती है, फिल्म इंडस्ट्री से लेकर के साबुन तेल बेचने की इंडस्ट्री भी हो सकती है,
है ना। शिक्षा बेचने की इंडस्ट्री भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो केस स्टडी क्या प्रोवाइड करती है, स्टूडेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, किस चीज़ का, माहौल, ताकि जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं बच्चे के, उसको आप रियल वर्ल्ड सिनेरियोज के साथ जोड़ पाएं और क्रिटिकल थिंकिंग उसके अंदर आप डेवलप कर पाएं, ताकि जो सोचने की उसकी जो क्षमता है, ठीक है, उसको आप दे पाएं, डिसीजन मेकिंग कर पाए बच्चा खुद से, है ना, अपने समस्याओं का समाधान स्वयं कर पाए। अगेन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये जितने भी पॉइंट्स आपने अभी भी देखे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग है, डिसीजन मेकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, यहाँ से सवाल डायरेक्टली बनेंगे। मैं दोबारा कह रही हूँ, यहाँ से सवाल डायरेक्टली बनेंगे। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस क्या है, टिपिकली रिप्रेजेंट करते हैं एक सिनेरियो को, ठीक है, एक सिनेरियो है कि दूध क्यों फटा, ठीक है, या फिर बच्चे का परफॉर्मेंस क्यों लो हुआ। मैं आपको बहुत कॉमन एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ ताकि आप अपनी डेली लाइफ से चीज़ों को जोड़ पाएँ, ठीक है। बाकी आप कोई भी एग्जांपल चूज कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, इट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। चैलेंज एंड आस्क द स्टूडेंट्स, ये बच्चे को एक चैलेंज देता है ताकि आप बच्चे से पूछ पाएँ और बच्चा स्वयं भी खुद से पूछ पाए कि क्या क्या समस्याएं उसके साथ हैं और किसको किस तरीके से सुधार सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हिंदी में है जो आप देख पा रहे हैं, जैसे मैं हिंदी में पढ़ देती हूँ कि केस स्टडी आधारित प्रश्न आमतौर पर एक परिदृश्य या चुनौती प्रस्तुत करते हैं और छात्रों से पूछते हैं। आगे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पूछे जाते हैं आपसे। ये हिंदी में देखिए, ठीक है। निर्णय लेना, समस्या सुलझाना, कौशल को बढ़ावा देना, ये सारे बहुत ही सकारात्मक शब्द हैं जहां से डायरेक्टली सवाल बनते ही बनते हैं। आगे देखिए, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। पहला हम देखेंगे एनालाइज द सिचुएशन। अच्छा, केस स्टडी का मतलब केवल ये नहीं है कि केवल ये विद्यार्थियों के ऊपर लागू होता है। केस स्टडी कोई भी सिचुएशन हो सकती है। मान लो अगर आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, है ना, मान लो आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, मान लो आप इकोनॉमी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इकोनॉमी में, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में बेसिकली केस स्टडीज ही होते हैं। मान लीजिए कि अगर हम अकबर की बात करते हैं या हम अशोक की बात करते हैं, तो मान लो ये दो लोग हमारे पास हैं इतिहास में और दोनों की केस स्टडी आपको करनी है। हिंदुस्तान में के पूरे इतिहास में दो लोगों को ही महान माना गया है, एक अशोक को, दूसरा अकबर को। तो ये क्या है, केस स्टडी है। अब आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई इन दोनों में ऐसी क्या खासियत थी कि बाकी लोगों को क्यों नहीं महान माना गया। क्या कुतुबुद्दीन ऐबक में ऐसी खास बात नहीं थी, ठीक है, क्या अलाउद्दीन खिलजी में ऐसी कोई बात नहीं थी, क्या बाबर में ऐसी कोई बात नहीं थी, जबकि मुगल एम्पायर का तो निर्माण ही उसी ने किया, है ना। तो दिस इज अबाउट द केस स्टडी। तो टीचर्स अपनी क्लासरूम में भी इन चीज़ों को, करेक्टर्स को चूज करके यहाँ पर केस स्टडी को बता सकते हैं। जैसे ज्योग्राफी की हम बात करें तो भाई ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ रही है, क्या क्या कारण है, क्या केस स्टडीज है, क्या रेफ्रिजरेटर का प्रयोग बहुत हो रहा है, क्या एसी बहुत चल रही है लोगों की, है ना, या फिर हिमालय का ग्लेशियर इतना तेजी से क्यों पिघल रहा है। तो उसके आसपास जितने भी हमारे रीजंस है उसको हम चेक करेंगे। इकोनॉमी में पॉवर्टी लाइन के नीचे अभी भी यहाँ पर हम देखते हैं कि 53% बच्चे जो हैं वो बुनियादी शिक्षा नहीं ले पाते। तो क्या क्या केस स्टडीज हो सकती हैं, क्या बच्चे किसी गरीब फैमिली से आते हैं, क्या वहाँ तक स्कूल नहीं पहुँच पाते, क्या ड्रॉप आउट्स हैं वहाँ पर, क्या नाम जल्दी कटवा लेते हैं, क्या लड़कियाँ अगर पढ़ रही हैं तो विवाह जल्दी हो जाते हैं, लड़कियों को पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता, जेंडर इक्वालिटी नहीं है। दिस इज द केस स्टडी। तो आप अपनी कक्षा में भी या क्लास में भी जाकर के बच्चों को इस तरीके के अलग अलग एग्जाम्पल्स दे करके केस स्टडीज का जो है हवाला दे सकते हैं, समझा सकते हैं, जो कि काफ़ी एक अच्छा मेथड है किसी के ऊपर बात करने का, जिसमें कि आप बच्चों को इंगेज कर सकते हैं। तो हमने क्या कहा कि केस स्टडी से बच्चे के अंदर क्या क्या डेवलप होता है, यही ना, निर्णय लेने का। कि मैंने बोला कि अकबर महान था कि अशोक महान था, कई बोलेंगे अकबर महान था, कई बोलेंगे अशोक महान था, कई बोलेंगे कोई भी महान नहीं था। इट मीन्स बच्चों के अंदर वो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हुई, तभी तो वो सोच पाए। समस्या सुलझाना यानी अपनी समस्या के ऊपर काम करना, कौशल को बढ़ावा देना कि बच्चे इतिहास से हट करके वर्तमान में जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उसके ऊपर विचार कर पाएं कि भाई अकबर के टाइम में ये सारी पॉलिसीज बनाई गई थी, तब भी देश इतना सेकुलर था, धर्मनिरपेक्ष था। आज 21वीं सदी में ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हमारे सामने हैं कि यदि हम ऐतिहासिक पुरानी चीज़ों की पॉलिटिकल पॉलिसीज को लागू करें तो हम किस प्रकार से अपनी समस्याओं को क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, बच्चे के अंदर क्या डेवलप हो रहा है, स्किल डेवलप हो रही है ना। तो आई होप कि क्लियर होगा ये आपको। फिर हम बात करेंगे, यहाँ पर शुरू करते हैं एनालाइजिंग द सिचुएशन, यानी आइडेंटिफाई करना की फैक्ट्स को। आपके सामने जो जो भी यहाँ पर की फैक्ट्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन हैं। जैसे फैक्ट क्या है, किसी चीज़ के ऊपर आपकी जो उत्तर आधारित हैं, एक्सपेरिमेंटल जो आपके रिजल्ट निकल के बाहर आए हैं, कि मैंने कहा कि बच्चा 10 में से केवल 4 नंबर ही ले पा रहा है, ये फैक्ट है, ठीक है। तो क्या दिक्कत आ रही है, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन चेक करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या दिक्कत है। हम ऐसा तो है नहीं कि हर एक प्रॉब्लम के ऊपर काम करेंगे, तब तो आपको साल बीत जाएगा काम करते हुए, है ना। तब तो बच्चा पास होकर अगली स्टैंडर्ड में चला जाएगा तो फेल हो जाएगा।
तो आप क्या करेंगे, जब बच्चा 10 में से 4 नंबर लेके आ रहा है तो आप यहाँ पर चेक करेंगे कि भाई क्या दिक्कत है, क्या उसको समझ में नहीं आया, या कोई फैमिली में कोई इशू है, या पेरेंट्स के साथ पीटीएम पेरेंट्स टीचर मीटिंग करके बच्चे के साथ बात करके देखें। आइडेंटिफाई करेंगे आप इश्यूज को, ठीक है, कि यहाँ पर क्या मेन प्रॉब्लम है, क्या डायलेमास प्रेजेंट हो रहे हैं, क्या क्या केसेस हमारे सामने हैं। डायलेमास मतलब कंफ्यूजन क्या है, क्या हम यहाँ पर प्रॉब्लम्स हमारे सामने खड़ी हो रही हैं। फिर हम चेक करेंगे कि फॉर्मुलेटेड सोल्यूशन, फिर हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, डेवलप करेंगे एक ऐसी स्ट्रैटेजी को, और फिर क्या करेंगे, एक्शन को प्लान करेंगे, समस्या को चुनेंगे और इश्यूज को देखेंगे। जो यहाँ पर लिखा है फॉर्मुलेट क्या करेंगे, सोल्यूशन को। सीधी सी बात है कि मान लो कि आपके सामने जो ग्लास का दूध रखा हुआ था जो फट गया था, अल्टीमेटली जब आप अगली बार 4 घंटे पहले ग्लास का दूध रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप क्या क्या चेक करेंगे, क्या रणनीति अपनाएंगे, ग्लास साफ हो, ठीक है, दूध आपका गर्म रहना चाहिए, ठीक है, और कोई ऐसी चीज़ उसके आसपास ना हो जो कि उसको ख़राब कर सकती है। रिकमेंड क्या करेंगे, एक्शन, जो मैंने बताया कि ये सारे काम करेंगे। एड्रेस क्या करेंगे, इश्यूज़ को आप, ठीक है। जस्टिफाई क्या करेंगे, डिसीजंस को, यानी आप एक्सप्लेन करेंगे, रेशनल बिहाइंड द चूजन सोल्यूशंस बेस्ड ऑन द एविडेंस एंड द थ्योरी, यानी आप जस्टिफाइंग डिसीजंस की तरफ बढ़ेंगे कि उन सारी समस्याओं के ऊपर काम करेंगे जो कि आपकी समस्या का समाधान दे सकता है। जैसे हम यहाँ पर फर्स्ट स्लाइड में देखेंगे, मेरे पीछे आपको ये स्लाइड नजर आ रही होगी अभी, ये वाली। तो आप क्या करेंगे, किसी भी चीज को सॉल्व करने का वो एक्शन प्लान है ना हमारा, जिसको हम A²P के नाम से जानते हैं, A²P के नाम से, एक्ट एक्शन प्लान। फिर क्या होता है, फीडबैक, फिर होता है एक्ट एक्शन प्लान, राइट। तो फिर क्या है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी आपके सामने समस्या शुरू हो रही है, मैं केस स्टडी की बात करूँ, ये इमेज यहाँ पर है इसलिए मैं इसको समझा रही हूँ आपको। सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे कि एम क्या है। इमेज क्लियर है पीछे सबको, एक मिनट, हाँ क्लियर है, ठीक है जी। चलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, चाहे वो केस स्टडी है चाहे वो एक्सपेरिमेंशियल एक्टिविटी है, सवाल डायरेक्टली यहाँ से बन सकता है। इमेज को बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एम को टारगेट करेंगे। आपका एम क्या है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन, चाहे वो एक्सपेरिमेंशियल एक्टिविटी चाहे वो आपका केस स्टडी बेस्ड पेडागॉजी है। आपने एम बना लिया सबसे पहले कि बच्चे के 10 में से 4 नंबर आए। एम क्या है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अब आप एक्शन लेंगे, तो आप क्या करेंगे, एक्शन कैसे लेंगे, आप दोबारा से टेस्ट रखेंगे, उसी टॉपिक को दोबारा पढ़ाएंगे, बच्चे से पूछेंगे कि क्या तुम्हें समझ में आया, तुम्हें कहाँ पर दिक्कत आ रही है, क्या तुम 2 + 2 = 4 नहीं कर पा रहे हो, क्या मैं दोबारा से एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाऊं। आपने एक्शंस ले लिए, फिर आपने उसके बाद एनालिसिस किया किस चीज़ का, कि जो एक्शन आपने लिए हैं क्या वो सही है। आपने वो एनालिसिस कर लिया, क्योंकि अगर आप एनालिसिस ही नहीं करेंगे, विश्लेषण ही नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि आपने जो एम या एक्शन बनाया वो फेल हो जाए, राइट। फिर एप्लीकेशन करेंगे आप। एप्लीकेशन कैसे करेंगे, आपने बच्चे को बुलाया क्लास में, टेस्ट लिया दोबारा से, टेस्ट में उसके 10 में से 8 नंबर आए, तो आपने ये मान लिया कि आपने जो एम एक्शन एनालिसिस किया था वो तो सफल रहा। लेकिन अगर बच्चे के 10 में से 4 में से फिर से 2 नंबर आ गए, यानी अगर आप बच्चा 4 से भी कम नंबर ले आए, इट मीन्स आप दोबारा से क्या करेंगे, एम बनाएंगे, एक्शन करेंगे, एनालिसिस करेंगे। हालांकि बहुत कम चांसेस होते हैं कि दूसरी बार हम इस काम को करते हैं, क्योंकि ये बहुत रेयर प्रॉब्लम्स होती हैं और मुश्किल हो पाता है कि 30 बच्चे भी मान लें अगर क्लास में बैठे हैं, तो प्रत्येक बच्चे की अपनी अपनी एक्सपेरिमेंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागॉजी है, हर बच्चे का अपना एक अलग केस स्टडी, यानी कि अध्यापक के सामने ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 30 बच्चे बैठे हैं, यहाँ पर 30 बच्चों को अगर हम कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई कर दे तो अलग अलग केस स्टडीज़ हैं, अलग अलग एक्सपेरिमेंशियल एक्टिविटीज़ हैं, अलग एम है, अलग एक्शन है, अलग एनालिसिस है, अलग असेसमेंट्स है, अलग एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। आई होप मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। आपने एप्लीकेशन कर लिया, वो असेस करेंगे। असेस कैसे करते हैं, क्लासरूम में फॉर्मेटिव असेसमेंट्स के द्वारा और समेटिव असेसमेंट्स के द्वारा। आता है ना सवाल इसके ऊपर। फॉर्मेटिव क्या है, 4 से समझ लीजिए, जैसे आप 4 मान लो किसी चीज़ को हर जो है 4 हफ्ते बाद या फिर वीक में चौथे दिन या चौथे महीने में, ठीक है, आप उसको चेक करते हैं, रीचेक करते रहते हैं कि जो चैप्टर्स आप पढ़ा रहे हैं बच्चे को याद है कि नहीं है। मान लो अगर 4 हफ्ते बाद मैं आपको पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड का यहाँ पर 100 क्वेश्चन दे दूँ कि आप इसको सॉल्व करके लेके आइए, 4 महीने बाद मैंने देखा कि यहाँ पर 100 में से बच्चे 40 सवाल भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा, अल्टीमेटली असेसमेंट्स में कहीं ना कहीं दोबारा से उसको एप्लीकेशन करने की ज़रूरत है, चेक करने की ज़रूरत है कि क्या एम दोबारा से चूज़ किया जाए कि बच्चे सवालों को सही कर पाएँ, ठीक है। तो हर आप चौथे महीने में क्लासरूम में, हर चौथे हफ्ते में, हर चौथे दिन बच्चे के ऊपर चेक करते रहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चा जो है कि
कंफ्यूज है, हमने चेक ही नहीं किया कि भाई बच्चा पढ़ भी रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, सीधा यहाँ पर फाइनल पेपर पर बच्चा फेल हो गया, है ना। आपने पेपर में बैठे, आप पेपर में आप फेल हो गए। तो दूसरा ये है आपका समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट का जो साल के अंत में होता है, मतलब कि आप फॉर्मेटिव असेसमेंट में मान लो भाई आप EMRS का पेपर दिसंबर में होने वाला है, नवंबर दिसंबर में, तो अगर आप हर चौथे महीने, हर चौथे वीक में अगर आप यहाँ पर टेस्ट सीरीज नहीं लगाओगे, रिवीजन नहीं करोगे, हम क्या कहते हैं कि हफ्ते के चौथे दिन आपको रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप सब भूल जाएंगे, है ना। और आपने रिवीजन की नहीं और आप सीधा फाइनल पेपर में बैठे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, या तो आपके मार्क्स कम आएंगे या तो आप पेपर से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आपने असेसमेंट तो किया नहीं ना खुद का। आपने एम तो बनाया कि पेपर क्वालिफाई करना है, एक्शन भी ले लिया, नोट्स लेकर, PDF लेकर के, एनालिसिस भी कर लिया कि जो आप पढ़ रहे हैं अच्छी चीज़ें हैं, एप्लीकेशन भी कर लिया, पढ़ लिया, रीड कर लिया, एनालिसिस कर लिया, बट आपने असेस नहीं किया खुद को कि आपने जितने भी काम किए क्या वो एक्यूरेट थे। तो अल्टीमेटली क्या होगा, या तो आप फेल होंगे या तो आप पास होंगे। यदि आप पास हुए तो अच्छी बात है, अगर आप फेल हुए तो आप क्या करेंगे, फिर से एम बनाएंगे, फिर से एक्शन करेंगे, फिर से एनालिसिस करेंगे, फिर एप्लीकेशन बनेगी, फिर असेसमेंट होगा, है ना, नेक्स्ट पेपर के लिए। तो ये दोनों पे लागू होती है। आगे बढ़ते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। ठीक है, जस्टिफाइंग, मैंने डिसीजंस के ऊपर बात कर ली है। प्रश्न ये हिंदी में है जो आप देख पा रहे हैं कि निर्णय को उचित ठहराएं, ये बहुत जरूरी है। समाधान तैयार करें, मुद्दों की पहचान करें, मुख्य तथ्यों जो हितधारकों हैं और प्रासंगिक जानकारी की पहचान करें। यानी यहाँ पर लिख देता हूँ आपका एम, उसके बाद आपका यहाँ पर एक्शन, आपका एनालिसिस, आपका असेसमेंट और आपका बाद में कंप्लीट यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस क्या हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में आप देख पा रहे होंगे ये करते क्या हैं, इनका एम क्या है, या मैं कहूँ तो नीड क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं स्टूडेंट्स को, थिंक करते हैं, क्या क्रिटिकली बच्चे सोच पाते हैं, कंसिडर, मैंने कहा ना यहाँ पर अशोक और अकबर का एग्जाम्पल दिया, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स के हिसाब से कि भाई अकबर महान था, अशोक भी महान था, तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य क्यों नहीं महान था, क्योंकि काम तो उसने भी अशोक जितना ही किया था, है ना। अपनी नॉलेज को अप्लाई कर पाते हैं, प्रैक्टिकल सिचुएशंस के ऊपर डाल पाते हैं आप। जैसे मैंने कहा कि जब आप अकबर और अशोक के बारे में जान पाएंगे तो तभी तो आप वर्तमान में हिंदुस्तान में जो हमारे वर्तमान पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको हम जोड़ पाएंगे ना, कि भाई उस वक्त में जब हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं थी तब हम इतने अव्वल थे, हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बोला गया, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर एक साथ हुई, सहानुभूति थी, या कहेंगे ब्रदरहुड बहुत ज़्यादा था, यूनिटी बहुत ज़्यादा थी, सौहार्दता थी हमारे अंदर। लेकिन अब ऐसा क्या है कि सब कुछ होकर के भी हम कहीं ना कहीं लैग करते हैं। ठीक है, दे प्रमोट एक्टिव एंगेजमेंट। जितनी ज़्यादा आप केस स्टडीज़ को डिस्कस करेंगे, मैंने कहा ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, मैंने कहा कि ग्लेशियर्स क्यों पिघल रहे हैं, मैंने कहा कि इकॉनमी में पॉवर्टी लाइन में बच्चे स्कूल क्यों कम जाते हैं, या मैंने कहा कि वही अकबर महान था, अशोक महान था, बाकी लोग क्यों नहीं महान थे। इसका मतलब क्या है कि जब यहाँ पर आप डिस्कशंस को ख़त्म करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा कि कल को बच्चे आकर के आपसे सवाल पूछेंगे कि भाई मैम या सर बताइए कि कल हमने ये जो पढ़ा था यहाँ पर आगे क्या क्या डिस्कस होने वाला। बच्चे डिबेट करेंगे कि भाई अकबर की ये चीज़ें अच्छी थी, अशोक की ये चीज़ें अच्छी थी, तो क्या अगर यहाँ पर 42 डिग्री का टेम्परेचर हमारे पास है, आप 3rd फ्लोर के ऊपर रह रहे हैं, तो क्या संभव है कि बिना AC के आप रह पाएँ, बिना कूलर के आप रह पाएँ, बिना फ्रिज के आप रह पाएँ। ठीक है, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कशन डिबेट्स कर सकते हैं, हम प्रोजेक्ट मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे इंगेजमेंट बढ़ती है बच्चों की। ठीक है, बच्चे सवाल पूछते हैं, बच्चों के दिमाग एक्टिवली काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे इनकॉर्पोरेटिंग बोथ एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पैडागॉगिक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस इनटू टीचिंग कैन क्रिएट व्हाट डायनेमिक एंड इंगेजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। मैंने क्या कहा आपसे, और यहाँ भी पढ़ लेते, दो ये सारे पॉजिटिव शब्द हैं, याद रखिएगा, इंगेजिंग द लर्निंग एनवायरनमेंट और दूसरा डायनेमिक, मतलब 360 के एंगल से बच्चा सोच रहा है, मतलब सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, जोग्राफिकल और इसके साथ एथिकल, मॉरली, इंटेलेक्चुअली, जितना भी ज़्यादा वो हर तरीके से सोच पा रहा है। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है ना, होलिस्टिक मतलब होल, कंप्लीट, परिपूर्ण, कंप्लीशन। स्टूडेंट गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग, है ना। किससे डीपर अंडरस्टैंडिंग करता है, जो आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो, केस स्टडी कर रहे हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स थ्रू क्या, हैंड ऑन एक्सपीरियंस। मैंने कहा कि कल जो है हम यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अगले हफ्ते पढ़ाई करने से पहले आपको ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर एक यहाँ पर जो है 4 लाइनें लिख के लेकर रख के आनी है। तो आप क्या करेंगे,
गूगल करेंगे, घर पे जाएंगे, अपने पेरेंट्स से पूछेंगे, जो अपने आपके बड़े भाई बहन है उनसे बातें करेंगे, ठीक है। आप जानने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग आपको बहुत डेप्थ में समझ में ना आए, ग्लोबल वार्मिंग के समिट समझ में ना आए, लेकिन यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के जो बेसिक रीजंस हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की हम बात करते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मतलब उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना, प्रिपेयर करना, किसके साथ, रियल वर्ल्ड के साथ चैलेंजेस को प्रिपेयर करना, और प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट के साथ कि कल को जब आप अध्यापक बनेंगे तो आप अपने काम के साथ साथ बच्चे को रियल वर्ल्ड के साथ भी जोड़ पाएं, है ना। यानी फिर से वही बात है, लर्निंग बाय डूइंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर, ठीक है, हैंड टू हैंड एक्सपीरियंस। फिर हमने कहा कि लर्नर्स को इंगेज करना, रियल वर्ल्ड के साथ जोड़ना, डाइवर्स थिंकिंग की तरफ बढ़ाना, क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ बढ़ाना, डायनेमिक सोचना, ठीक है, ये सारी चीजें। केस स्टडी पर आधारित, ये आप देख पा रहे होंगे कि शिक्षण में अनुभवनात्मक गतिविधि आधारित शिक्षा शास्त्र और केस स्टडी आधारित प्रश्न दोनों को शामिल करने से गतिशील, क्या आता है, गतिशील और आकर्षक सीखने का माहौल बनता है, ठीक है। ये आप हिंदी इंग्लिश दोनों में देख पा रहे होंगे। यानी कि मैंने यहाँ पर बताया कि वाइड रेंज डिसिप्लिन क्रिएट होते हैं ना, जहाँ पर आप बिजनेस में, यहाँ मैं पढ़ देती हूँ ताकि आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। गतिशीलता मतलब क्या है, मैंने कहा अकबर और अशोक, जब तक ये टॉपिक हमारा खत्म नहीं होता तब तक आप लगातार इसके बारे में सोचते रहेंगे, है ना, और आपको लंबे टाइम तक याद रहेंगे चीजें। जो क्या करते हैं, सब्जेक्ट्स में आपकी दिलचस्पी को डेवलप करते हैं। व्यवहारिक है, ये कंप्लीटली आपके बिहेवियर से एक्सपेरिमेंट्स के साथ जोड़ती है, आपके अंदर एक ऐसी डेप्थ जो है एनालिसिस, डीप थिंकिंग डेवलप करती है कि आप बार बार किसी चीज़ को सोचने के लिए मजबूर होते हैं। आपके पास सब कुछ है भाई। हम कह रहे हैं कि भाई पॉवर्टी में, जैसे कल हमने यहाँ पर बात की थी, जो हमारा टॉपिक था टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो हमने पढ़ा था कि 53% जो हमारे बच्चे हैं FLN में, ठीक है, 53% जो हमारे प्राइमरी स्कूल तक के बच्चे हैं, वर्ल्ड बैंक का कहना है कि हिंदुस्तान में वो सारे बच्चे पॉवर्टी लाइन के अंडर आते हैं और वो स्कूल नहीं जा पाते, उनकी बुनियादी शिक्षा अच्छी नहीं है। तो जब ये केस स्टडीज़ आप करेंगे तो आप 10 चीज़ों को जानेंगे, तो आपके अंदर क्या मोरालिटी पैदा होगी, आपके अंदर एम्पैथी पैदा होगी। मैंने क्या कहा, एम्पैथी, मैंने सिंपैथी नहीं कहा। सिंपैथी बहुत नकारात्मक शब्द है, बहुत नेगेटिव वर्ड है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। क्या होगा, मोरालिटी पैदा होगी, एथिक्स पैदा होगी, आपके अंदर एम्पैथी पैदा होगी, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग पैदा होगी, आपके अंदर एक जो है जज्बा पैदा होगा कि भाई कल को अगर मैं सिस्टम के साथ जुड़ूंगा या जुड़ूंगी तो मैं ये सारे सुधार करूंगी। आप ये चेक कर पाएंगे कि जिस सोसाइटी में आप रह पा रहे हैं, अगर वहाँ पर कोई एक ऐसा बच्चा है या बच्ची है जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो आप कोशिश करेंगे कि आप स्कूल का रास्ता उसको दिखा पाएँ, उसके पेरेंट्स को आप अवेयर कर पाएँ शिक्षा के साथ, राइट टू एजुकेशन के बारे में बता पाएँ। तो क्या करेंगे, दिस इज़ अ केस स्टडी। आप हर एक चीज़ को चेक करके आगे बढ़ेंगे। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे होंगे। तो केस स्टडी कहाँ कहाँ लागू होता है, अक्रॉस वाइड रेंजेस डिसिप्लिन इंक्लूडिंग, कहाँ पर लागू होता है, लॉ। जैसे मान लो भाई केसेस ये होते हैं लॉ में ना, जज है, वकील है, एक चोर है, एक बिजनेसमैन है, आपने किसी का जो है मर्डर कर दिया, किसी के साथ कोई क्राइम हुआ है। मेडिसिन के ऊपर होते हैं, ये भी तो केस स्टडी है। जैसे मान लो कोविड के टाइम पे आप सबको ध्यान में होगा, जब यहाँ पर कोविड के इंजेक्शंस लेने की बात आई थी तो कितनी बातें निकल के सामने आई थी कि ये तो सरकार के बेचने का काम है। माफ़ कीजिएगा, मेरा बिल्कुल ऐसा मतलब नहीं है कि मैं किसी चीज़ को ब्लेम कर रही हूँ, मेरा काम केवल आपको रियल बैकग्राउंड से जोड़ने का काम है, ठीक है, राइट। फिर हमने ये कहा कि भाई ये मेडिसिन हम नहीं खाएंगे, या फिर हम कहेंगे कि ये ज़्यादा खाएंगे तो वायरस का जो प्रभाव है वो कम होगा हमारे पास, ठीक है। कोविड वैक्सीन या कोवैक्स को लेकर के कितने लोगों में कन्फ्यूजन थी, ठीक है, आप सबको ध्यान में होगा। तो ये क्या है, दिस इज द केस स्टडी जो होती रही। तो पहले आप तक इंजेक्शन पहुंचाने से पहले केस स्टडीज हुई, उसके बाद आप तक पहुंचाई गई। सोशल साइंस में लागू होती है। मैंने क्या कहा, इकॉनमी के बारे में बात की, मैंने हिस्ट्री के बारे में अशोक और अकबर के बारे में बात की, इकॉनमी में पॉवर्टी लाइन के बारे में बात की, ज्योग्राफी में ग्लेशियर्स की बात की, पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में बात की, राइट। तो कहाँ पर लागू होती है, आपके सोशल साइंस में, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड्स में, क्योंकि क्या है यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स तो करते हैं इंजीनियर्स, पुल बनाना, सड़कें बनाना, ठीक है। टू इनकरेज व्हाट, स्टूडेंट्स किसके अप्लाई करेंगे, थ्योरेटिकल नॉलेज को लेकर के, जो आपके सामने नॉलेज है, थ्योरी है आपके सामने, और कहाँ जोड़ेंगे, रियल वर्ल्ड के साथ। मैंने क्या कहा कि जब आप अशोक और अकबर को पढ़ेंगे और जब आप ये जानेंगे कि अकबर की सुलह कुल की नीति, यानी सेकुलरिज्म की जो नीति थी, धर्मनिरपेक्षता की जो नीति थी, वो तब उतनी बेहतर थी कि वहाँ पर मोर ओवर पॉपुलेशन हिंदू मुस्लिम की होने के बावजूद भी वहाँ पर लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना जीवन जी रहे थे। तो ऐसी कौन सी नौबत हमारे पास अब आ गई है 21वीं सदी में कि हम आजकल धर्म के नाम पर पॉलिटिक्स करते हैं, या बहुत चीज़ें आजकल चल रही हैं, आप सबको पता है। एंड एनहांसिंग देयर व्हाट, एबिलिटी टू थिंक व्हाट क्रिटिकली, ठीक है,
एंड मेक इन्फॉर्म्ड द डिसीजंस, यानी हम एक निर्णय के ऊपर पहुंच पाएं। राइट, द बेनिफिट्स ऑफ साइकोलॉजिकल केस स्टडी, क्या क्या फ़ायदे हैं, हमने एक्सपेरिएंशियल के बारे में बात की, अब हम यहाँ पर बात करेंगे केस स्टडीज़ को लेकर के। मैं हिंदी में भी बताते हुए आगे बढ़ूंगी। सबसे पहले हम देखेंगे अलाउ इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन, यानी मैंने क्या कहा कि अगर हिस्ट्री में, इकोनॉमी में, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में देखें, मैंने कहा इकोनॉमी में 53% बच्चे पॉवर्टी लाइन के अंडर आते हैं, तो आप क्या चेक करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे उस लोगों को, उस ग्रुप को जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, अपने दिमाग में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, एक केस को पकड़ेंगे, जनरलाइज तरीके से देखेंगे कि क्या कुछ ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते, या फिर सारे के सारे ऐसे बच्चे जो स्कूल जा ही नहीं पाते, या 53% में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको कोई फाइनेंशियल इश्यूज हैं, है ना, और कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके के घरों से स्कूल दूर हैं, या कितने लड़कियां हैं जिनको के माँ बाप पढ़ाना नहीं चाहते। ठीक है, मतलब हर एक, मैंने क्या कहा कि क्लास में अगर 30 बच्चे बैठे हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 30 के 30 बच्चे एक स्टूडेंट है, 30 के 30 बच्चे केस स्टडी है, एक्सपेरिमेंशियल एक्टिविटीज़ हैं, बेस्ड एक्टिविटी, पेडागॉगिक एक्टिविटीज़ हैं। तो फिर हम बात करेंगे लेट्स रिसर्च व्हाट, एग्जामिन समथिंग इम्पॉसिबल टू कंडक्ट वी एक्सपेरिमेंट। तो हम क्या चेक करेंगे, हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, वही वाले एक्सपेरिमेंट जो हमारा शुरू वाला सर्कल था। मतलब पहले हम एम फिक्स करेंगे, एम बनाएंगे, एक्शन बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, एक्शन बनाने के बाद अप्लाई करेंगे, असेस करेंगे और चेक करेंगे। ठीक है, कि आपने जो एक्सपेरिमेंट चुना, जो एम आपने बनाया, जो एक्शन आपने लगाए, जो सवाल आपने सुलझाए, क्या वो सही थे आपकी केस स्टडी को सुलझाने के लिए। ठीक है, ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सेशन एवरीवन। क्वेश्चन ऑफ द डे पे चलने से पहले हम बात करने वाले हैं बाकी चीज़ों के बारे में। मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं कि मैंने आपके केस स्टडी और यहाँ पर बात की है एक्सपेरिएंशियल एक्टिविटी के बारे में, तो मैंने क्लियर कर दिया आपको ये होती क्या है। अब इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल अगर आपके सामने आता है तो आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर मैं अलग से भी आपको एमसीक्यूज करवाऊंगी नेक्स्ट सेशन में। अभी आपको सवालों को सॉल्व करने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि आप ये पहले जान जाएं कि ये होता क्या है। ठीक है, पीडीएफ मिलेगी आपको बीट द कंपटीशन टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे को। देखिए ये सवाल जुड़ा है आपका एक्सपेरिएंशियल एक्टिविटी क्वेश्चंस के साथ, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। मैं हिंदी में पढ़ देती हूँ। कह रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसके ऊपर मैं लेक्चर ऑलरेडी ले चुकी हूँ, कह रहे हैं कि अनुसार सभी चरणों में अनुभवात्मक शिक्षा को अपनाया जाएगा। ठीक है, यानी जितनी भी 2020 में शिक्षा होगी उसके हिसाब से हम कक्षा के अंदर एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी के ऊपर काम करेंगे, मतलब लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर के ऊपर, मतलब डाइवर्स थिंकिंग के ऊपर, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर, ये सारी चीज़ें। तो ये कह रहे हैं कि संबंध में क्या नहीं है, मतलब कि एक्सपेरिएंशियल एक्टिविटी से क्या जुड़ा हुआ नहीं है। यह शिक्षक को छात्रों की तुलना में शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में अधिक सक्रिय बनाता है, पहला। फिर कह रहे हैं कि यानी कि टीचर लर्निंग में ज़्यादा सहायता करता है, टीचिंग लर्निंग में। क्या एक्सपेरिएंशियल एक्टिविटी यहाँ पर पॉजिटिव थिंकिंग को बढ़ावा देता है और यहाँ पर आपकी मदद करता है बाकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। दूसरा कह रहा है कि पारंपरिक किताबों के ज्ञान को बढ़ावा देने पर आधारित है। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट का, क्योंकि हमने ट्रेडिशनल और मॉडर्न एजुकेशन के ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं। चौथा ये कह रहा है कि यह अनुभवों और प्रयोगों के माध्यम से छात्रों में वास्तविक और वैज्ञानिक समझ विकसित करने पर जोर देता है, यानी हमारे अंदर डेवलप क्या करता है, साइंटिफिक समझ को विकसित करने पर जोर देता है। ये है इंग्लिश में, आप देख लीजिए। अब ये तो एक्सपेरिएंशियल एक्टिविटी क्वेश्चन के ऊपर बात रही, जैसे ये भी अपने आप में केस स्टडी ही है, एनईपी 2020 है ना। ये हमारे ऊपर क्यों लाया गया है, एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर। क्यों, 1986 का सही नहीं था हमारा एनईपी, इसलिए राइट। तो हमने क्या नया लागू किया, तो ये क्या था, दिस इज द केस स्टडी। हमने सुधार किए, फिर हमने नया लागू किया। इट मीन्स हमने एक एम पहले बनाया, हमने फिर यहाँ पर एक्शन लेकर आए, फिर हमने एनालिसिस किया, हमने फिर प्लान किया, असेस किया और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। बिल्कुल वैसे ही केस स्टडी है ना। जैसे हमने कहा कि बच्चे 53% बच्चे पॉवर्टी लाइन के अंडर आते हैं और स्कूल नहीं जा पाते, तो दिस इज व्हाट, दिस इज द केस स्टडी। तो आपको बताना है कि कौन सा सही है, दूसरा चौथा, पहला तीसरा, पहला चौथा, दूसरा तीसरा। एमसीक्यूज को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसमें से पहले वो पॉइंट्स हटा दीजिए जो आपको लगता है कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है,
जवाब बिल्कुल दीजिएगा यहाँ पर कमेंट बॉक्स में। और देखिए ये जो पूरी एक सहायता कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आपके लिए की जा रही है, तो कम से कम आप इतना समय निकाल करके अपने सवालों का जवाब अगर दे देंगे तो हमारे लिए थोड़ी सी ये सुविधा हो जाएगी कि हम ये जान पाएंगे कि बच्चे दरअसल चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो है आपके इंपॉर्टेंट लिंक्स। यहाँ से आप यूट्यूब चैनल के ऊपर जा करके जो है बाकी वीडियोस को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ में ये है बीट द कंपटीशन का टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर जा करके इसकी PDF आपको मिल जाएगी। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कह रही हूँ, जहाँ जहाँ पर मैंने बहुत फोकस किया है वहाँ से सवाल बनेंगे ही बनेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सेशन एवरीवन। मेरे साथ बने रहने के लिए, आपके इतने सारे प्यार अप्रिसिएशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ना जो सहानुभूति ही कहूँगी, हमारे लिए तो खैर वही बहुत है, बनाए रखिए ताकि हम आपके लिए यूँ ही मेहनत करते रहें। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग विद मी।